हे एवरीवन, वेलकम टू अनयूजुअल वे। दिस इज निशु और हम बात कर रहे थे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी क्या है इसके बारे में हमने बात कर ली है और हमने ये भी बात करा कि नेशनल इमरजेंसी जब इंडिया में डिक्लेयर हुई तो उसके 3 रीजंस थे। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। फर्स्ट वाज इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट, second was Gujarat and Bihar movement, and the third was conflict with judiciary. So economical context and Gujarat and Bihar movement, इन दोनों रीजंस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है। इस वीडियो में हम कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं एक्चुअली में हुआ क्या था। तो आइए जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में शुरू कैसे हुआ। हम सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके 3 पिलर्स होते हैं। पहला लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करती है? लॉज बनाने का काम करती है। एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करती है एंड जुडिशरी हमेशा जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करती है। इस पीरियड के दौरान लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। लेजिस्लेचर मतलब गवर्नमेंट। आइए उनमें से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जानते हैं। There were 3 main conflicts between government and judiciary, जिसमें से फर्स्ट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था, सेकंड राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था एंड द थर्ड फंडामेंटल राइट फॉर डीपीएसपी से रिलेटेड था। आइए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के बारे में। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ये उभरा कि क्या गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकती है। तो जुडिशरी ने कहा नो, यू कैन नॉट अब्रीच फंडामेंटल राइट। सेकंड, देन अगेन क्राइसिस हो जाते हैं। फिर गवर्नमेंट कहती है कि क्या जो गवर्नमेंट है वो राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर सकती है, कुछ उसमें चेंजेस ला सकती है जिसकी हेल्प से फंडामेंटल राइट को और अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करा जा सके। जो जुडिशरी होती है वो अगेन उसको मना कर देती है, दैट यू कैन नॉट टच सच प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दीज आर द बेसिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द थर्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है कि फिर गवर्नमेंट अगेन कहती है कि क्या गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकती है फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएससी, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देन अगेन गवर्नमेंट कहती है नो, यू कैन नॉट टच दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल इन नेचर, दीज फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी एंड द डीपीएसपी विद फंडामेंटल राइट। तो जो जुडिशरी है वो साफ साफ इनकार कर देती है। तो कि देन क्या होता है, जो जुडिशरी होती है वो ऑल जो प्रपोजल होता है उन सभी को रिजेक्ट कर देती है, जहां से गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट नंबर 1। देखिए इसी के दौरान 1973 में केशवानंद भारती का केस आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर देती है कि देयर वुड बी सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन था बट ये सीमाएं निर्धारित नहीं करी गई थी कि क्या क्या चीज कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर होंगे। बट इन केस ऑफ केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर देती है कि देयर वुड बी सम काइंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट कैन नॉट टच एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो जुडिशरी थी वो दखल दे चुकी थी और जुडिशरी ने गवर्नमेंट के जो डिसीजन था उसमें कुछ ना कुछ कर्टेल कर दिया था कि जो गवर्नमेंट है वो इलीगल किसी भी तरीके से चेंजेस अमेंडमेंट नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और यहीं से जो खटास थी वो शुरू हो जाता है। इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम 1973, जब 1973 में केशवानंद भारती का केस आया था, उसी के दौरान द पोस्ट ऑफ सीजीआई गॉट वैकेंट, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी वैकेंट मतलब खाली हो जाती है। तो हमें एक न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना था और इंडिया में एक रिचुअल है जिसमें सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। तो उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 4 नेम लिखे गए थे, जैसे नंबर 1 पे कोई और था, सेकंड नंबर पे कोई व्यक्ति थे और तीसरे नंबर पे कोई और व्यक्ति थे और फोर्थ नंबर पे थे जस्टिस एएन रे। तो रिचुअल के अकॉर्डिंग कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट के लिए हमेशा सीनियर मोस्ट जज ही अपॉइंट करे जाते हैं जो एज में भी एक्सपीरियंस हो और एक्सपीरियंस भी उनके पास ज्यादा हो। तो रिचुअल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को नंबर 1 पे जो चीफ जस्टिस के लिए कैंडिडेट थे उनको अपॉइंट करना था, बट
गवर्नमेंट ने तीनों जजेस की जो सीनियरिटी थी उसको असाइड कर दिया और गवर्नमेंट ने जस्टिस A.N. रे जो कि 4th नंबर पे आते थे उनको एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, अपॉइंट कर दिया गया। इन तीनों जजेस की सीनियरिटी को असाइड करते हुए अब जैसे ही गवर्नमेंट ने इन तीनों जजेस की जो सीनियरिटी थी उसको असाइड करा, उनको असाइड करके गवर्नमेंट ने A.N. रे जो कि 4थे नंबर पे आते थे उनको अपॉइंट करा, तो यहीं से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी स्टार्ट हो जाती है। अब भैया क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नमेंट ने इन तीनों जजेस को अपॉइंट क्यों नहीं करा? तो भैया गवर्नमेंट कैसे अपॉइंट कर सकती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उस समय पे 1973 के दौरान कौन सी सरकार चल रही थी? दैट वाज कांग्रेस, और कांग्रेस में रूल कर रही थी इंदिरा गांधी। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो तीनों जजेस थे दे वर इन अगेंस्ट इन द एक्शन ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा जो भी एक्शन लिया जा रहा था ये तीनों जजेस जो थे वो इनके अगेंस्ट में थे। इस वजह से इंदिरा गांधी ने इन तीनों जजेस की सीनियरिटी को असाइड करा, इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करा और सीधा 4th नंबर के प्रेफरेंस पे चली जाती हैं जो थे A.N. रे। यहीं से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जुडिशरी एंड गवर्नमेंट के बीच में शुरू हो जाता है। अब देखिए भाई, अब एक और व्यक्ति सामने आते हैं जो कि थे राज नारायण। एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग हु इज दिस पर्सन? सो राज नारायण एक सोशलिस्ट लीडर थे एंड ये 1971 में जो इलेक्शन हुआ था जिसमें ऑब्वियसली इंदिरा गांधी जीत गई थी, उनमें ये एक एज अ कॉन्टेक्स्ट थे जो कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में खड़े हुए थे। ऑब्वियसली जो राज नारायण थे वो हार गए थे क्योंकि इंदिरा गांधी उस इलेक्शन में 1971 के इलेक्शन में भारी बहुमत से जीत गई थी। तो भाई इन्होंने एक पिटीशन डाली जिसमें इन्होंने चैलेंज करा, राज नारायण ने एक पिटीशन डाली जिसमें इन्होंने चैलेंज करा कि इंदिरा गांधी यूज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इन इलेक्शन कैंपेन, कि जो इंदिरा गांधी है उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में जो कि 1971 के दौरान उन्होंने की थी उसमें उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट को यूज करा है अपने कैंपेन में। यूजुअली ये मना होता है, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी लीडर गवर्नमेंट सर्वेंट्स का यूज नहीं कर सकता अपने इलेक्शन कैंपेन में। देन इसके अगेंस्ट में जो जुडिशरी थी उसने फिर एक एक्शन लिया। ऑन 12th ऑफ जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जो कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज थे, आप देख सकते हैं जगमोहन लाल सिन्हा ये रहे, इन्होंने एक जजमेंट पास करा जिसमें इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो 1971 का इलेक्शन था जिसमें इंदिरा गांधी जीती थी दैट वाज इनवैलिड। अब पहला धक्का इंदिरा गांधी को लग चुका था। इसमें हाई कोर्ट के जज ने इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन था उसको इनवैलिड घोषित कर दिया था। देन जब इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था 1971 उसको इनवैलिड घोषित कर दिया, सो शी वॉज नो मोर एन MP, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रही। और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रही तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर कहाँ से रहेंगी, तो उनकी पोस्ट उनके हाथ से उनको समझ में आ गया था कि अब वो पोस्ट जो है वो जाने वाली है। देन उसके बाद क्या हुआ, एक और एक्शन हुआ। 24th ऑफ जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने उनको पार्शियल स्टे ग्रांट कर दिया। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय पार्शियल स्टे? सो पार्शियल स्टे का मतलब होता है टेम्पररी स्टे। जैसे कि जगमोहन लाल सिन्हा ने उनके जो इलेक्शन था उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जिसकी वजह से वो ना ही प्राइम मिनिस्टर रही और ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही। बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर गवर्नमेंट के फेवर में थोड़ा सा डिसीजन लेके कहती हैं इंदिरा गांधी है शी कुड रिमेन MP बट कुड नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, कि वो MP तो रह सकती हैं मतलब उसमें मेंबर तो रहेंगी बट शी विल नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा। ये तो वही वाली बात हो गई कि सामने बैठ के अपनी बेइज्जती कराना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओके शी कुड रिमेन एन MP, वो MP रह सकती हैं बट लोकसभा की जो प्रोसीडिंग होगी जो उसमें एक्शन लिए जाएंगे उसमें किसी में भी इंदिरा गांधी को बोलने का अधिकार नहीं होगा। देन जैसे ही लोगों को ये पता चलता है कि भाई इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने उनको इनवैलिड घोषित कर दिया है, तो जो गवर्नमेंट थी वो और भी ज्यादा उत्तेजित हो गई। इसी में जयप्रकाश नारायण एक जाना माना चेहरा है जिनको हम सभी जानते हैं कि गुजरात एंड बिहार मूवमेंट को इन्होंने लीड करा था। बेसिकली इन्होंने बिहार मूवमेंट को और भी आगे ले जाके सबको इकट्ठा करा था। तो जैसे ही जयप्रकाश नारायण को ये पता चलता है तो वो
इसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, जिनको वो बोलते हैं सत्याग्रह। तो उसमें ये गवर्नमेंट से बोलते हैं कि नाउ वी वांट द रेजिग्नेशन ऑफ इंदिरा गांधी बिकॉज शी इज डूइंग इलीगल एक्शन बाय टेकिंग द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये गवर्नमेंट से बोलते हैं कि नाउ वी वांट द रेजिग्नेशन फ्रॉम कांग्रेस गवर्नमेंट। एंड सेकेंड, ये आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबसे बोलते हैं कि डू नॉट ओबे द इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर्स। पहला तो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट से हमें रेजिग्नेशन चाहिए। सेकेंड, आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ये बोलते हैं कि भाई तुम इंदिरा गांधी के द्वारा जो एक्शन लिए जा रहे हैं, जो इलीगल हैं, जो इमोरल ऑर्डर्स हैं, उनको ओबे मत करिए, उनको फॉलो मत करिए, बिकॉज शी वॉज नो मोर Prime Minister of India. Then finally, on the night of 25th of June 1975, 25 जून 1975 की रात को ही प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि फखरुद्दीन अली अहमद थे, उनके द्वारा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करा दी जाती है। और हम सभी जानते हैं कि नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगती है, दैट इज अंडर आर्टिकल 352। तो नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 डिक्लेयर करा दी जाती है और ग्राउंड्स बोले जाते हैं ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इंडिया में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना पड़ रहा है। सो फाइनली 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के रिकमेंडेशन के द्वारा इंडिया में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करा दिया जाता है, जिसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस उभरकर सामने आए। सो दैट वाज ऑल अबाउट national emergency in India. There were majorly 3 reasons that we have talked about. I hope that video was helpful for you all, and if you like that video, so please hit the bell icon and subscribe the channel.